तो इस प्रकार से हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि कोई बजट अच्छा है या बुरा है यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। जैसे यदि आप आम आदमी की तरह इस बजट को देख रहे हैं तो आप चाहेंगे कि टैक्स में छूट मिले। चूंकि इस बजट में कोई टैक्स में छूट नहीं दी गई तो हो सकता है आप इस बजट को अच्छा ना माने। यदि आप उद्योगपति की तरह इस बजट को देख रहे हैं तो आप चाहेंगे कि सरकार अपने सरकारी उद्यमों में भी निवेश करे जिससे आपको निवेश का मौका मिले। सरकार ने ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की, हालांकि टैक्स में आपको थोड़ा बहुत रिबेट मिला है, थोड़ा बहुत आप खुश हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित हैं तो शेयर मार्केट वाले चाहते हैं कि खर्चे ज्यादा हों, पर सरकार ने तो अपने इस बजट में खर्चों में कटौती की है, शायद इसीलिए शेयर मार्केट 1 फरवरी को निराश रहा। मुझे लगता है कि यह जो बजट है वो बॉन्ड मार्केट को ध्यान में रखकर किया गया है जो जुलाई में निवेश होने वाला है। बॉन्ड मार्केट वाले तभी निवेश करते हैं जब उनको मालूम हो कि तुम्हारे देश का राजकोषीय घाटा कम है और राजकोषीय घाटा कम होने के लिए हमको फालतू के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। और सरकार जिस हिसाब से कटौती कर रही है उससे स्पष्ट है कि वह अपना राजकोषीय घाटा कम करना चाहता है, मार्केट बोरोइंग कम करना चाहती है। इसीलिए मैं बोल सकता हूं इन चारों में से शायद सबसे अच्छा बॉन्ड इसीलिए मैं कहता हूं इन चारों में से शायद सबसे अच्छा फायदा हुआ है बॉन्ड मार्केट वालों को। तो बॉन्ड मार्केट वालों को लुभाने के लिए बजट मैं मानता हूं, आम आदमियों के लिए नहीं है। ये मेरी राय है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पेपर 3 का पार्ट ए यानी अर्थशास्त्र की क्लासेस कर रहे हैं जो एमपीपीएससी का नया सिलेबस आया है उसके अनुसार। और उसमें हम लोगों ने पेपर 3 के पार्ट ए का यूनिट 1 स्टार्ट किया था जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। फिर अन्य टॉपिक को छोड़ते हुए मैंने राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की क्लास शुरू की थी। 4 से 5 क्लासेस हुई हैं और लगभग हमने उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली वो बहुत बड़ा बेस था। वो 5 क्लास इसीलिए ज़रूरी थी जिससे बाकी सभी चीज़ों को मैं इंटरलिंक कर पाऊँ और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में आई भी होंगी। अब चूंकि बीच में बजट आ गया है तो मैंने क्लास को इसलिए एक दिन होल्ड कर दिया जिससे बजट की जो क्लास है वो पहले हो जाए। अब बजट में तो प्रमुख रूप से सभी टॉपिक को कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की क्लास पहले होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि चीज़ों को समझा जा सके। पर उससे भी ज़रूरी मैं मानता हूँ कि जो भी बजट आया उसकी एक बेसिक समझ पहले आप ले लो, फिर वापस से उस क्लास में जब आप जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो मैं यूनिट 1 पढ़ा रहा हूँ उससे मैं जंप करके कभी यूनिट 2 में जाऊँगा, कभी यूनिट 3 में जाऊँगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो एक प्रकार से जिग-जैग फॉर्म में है। यानी मैं केवल वो यूनिट पहले कवर कराने का प्रयास करूँगा जिन यूनिट या जिन टॉपिक का संबंध किसी दूसरे टॉपिक से है। जैसे विकसित भारत 2047 ये सबसे लास्ट में कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि विकसित भारत में मैं किस चीज़ की बात करूँगा। मैं बात करूँगा महिला सशक्तिकरण की, मैं बात करूँगा जीडीपी की, मैं बात करूँगा प्रति व्यक्ति आय की, मैं बात करूँगा आधारभूत संरचना की, मैं बात करूँगा राजकोषीय घाटे की। और इन पर बात करने से पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए अपने दिमाग के सभी केंद्र खोलकर मेरी बात को सुनो। ये मत समझना कि इकोनॉमिक्स को बिल्कुल लाइन से पढ़ा जा सकता है, और अगर कोई पढ़ रहा है या कोई पढ़ा रहा है तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। तो आप भूल जाइए इकोनॉमिक्स में नंबर लाना। इकोनॉमिक्स में नंबर वही ला सकता है जो सिलेबस और टॉपिक की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर पाए। तो इस सिलेबस की डिमांड पहले ये थी कि भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं परिचय हो गया। हालांकि वो भी पहले नहीं पढ़ना चाहिए था लेकिन मैंने पढ़ा दिया। फिर हमने राष्ट्रीय आय पढ़ ली है, अब हम बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बजट के बारे में बहुत हल्की और सतही जानकारी दूंगा, बहुत हल्की और सतही। और इस बजट को मैं आलोचना के दृष्टि से या मूल्यांकन की दृष्टि से देखेंगे हम लोग, क्योंकि आलोचना और मूल्यांकन की दृष्टि से जब देखेंगे तो पीएससी के लिए आंसर राइटिंग कर पाएंगे। क्योंकि जिस भी योजना में अगर आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा गया, सपोज करो पिछली बार एक मेंस जब हुआ था तो उसमें लिखा था कि मनरेगा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। अब जिस बच्चे के अंदर वो आलोचनात्मक दृष्टि नहीं होगी वो बच्चा कैसे लिख सकता है मनरेगा की आलोचना। और मनरेगा बजट का ही एक हिस्सा है, इसीलिए बजट जब भी देखो आलोचना का चश्मा लगा कर देखो। यहाँ आलोचना का मतलब गंदी आलोचना से नहीं है, यहाँ आलोचना का मतलब है एमपीपीएससी में जो एग्जाम आएगा उस एग्जाम में जो डायमेंशन खुलेंगे प्रश्न के, उसको मैं आलोचना बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ आलोचना वो वाली नहीं, घटिया स्तर वाली आलोचना कि तू खराब है, ये खराब है, नहीं, तर्क के साथ आलोचना करनी पड़ेगी ना। चलो शुरू करते हैं। पहले बजट में जो सबसे पहला पन्ना आप देखते हो उसमें ये लाइन लिखी हुई है पहले ही पन्ने पे। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2047 तक विकसित भारत। सर इससे हमारा सिलेबस कैसे कोरिलेट हो रहा है? तो
आप देखोगे तो 2047 ये हमारे सिलेबस में ही स्पष्ट रूप से सिलेबस में दिया गया है, विकसित भारत एट द रेट 2047। और इससे एक प्रश्न और बनेगा कि जो हमसे विशेषताएं पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़कर आइए, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो हमसे विकसित भारत की विशेषताएं पूछेगा। क्योंकि जब बजट में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है विकसित भारत, आज हम 2024 में चल रहे हैं और हमसे 2047 की बात की जा रही है, तो हम क्यों नहीं उसी परिदृश्य को देखकर, उसी डायमेंशन को देखकर भी अपने आप को तैयार करें। और अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था की जितनी भी विशेषताएं हैं उनको कई डायमेंशन में तोड़ दिया है। मैंने ये भी बताया कि विकसित भारत की विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी बताया कि अल्प विकसित की और विकासशील की क्या विशेषताएं होती हैं। आपको याद आ रहा होगा, मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया है। अब यहां से एक डायमेंशन खोलो कि सर विकसित भारत एट द रेट 2047 जो सिलेबस में दिया गया है वो बजट का पहला ही पन्ना है, जब खोलते हैं तो स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अब बताओ विकसित भारत 2047 में सर कौन कौन से आयाम हैं जिनको हमको कवर करके चलना है। और मैंने क्या आयाम खोले थे, पहले तो ये बताओ कि विकसित भारत क्या है, फिर ये बताओ कि इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, फिर ये बताओ कि इसको पाने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, तुम क्या सुझाव दोगे और सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। लेकिन अगर तुमसे 3 नंबर, अब तो 2 नंबर हो गया, अगर 2 नंबर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि विकसित भारत 2047 की आप परिकल्पना बताइए, तो लिख गया ना, ये उत्तर सामने दिख रहा है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना ये रही। क्या है परिकल्पना? पहली परिकल्पना यह है कि 2047 जो हम विकास करने वाले हैं उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी है प्रकृति को लेकर, यानी कि पर्यावरण को लेकर। अब तुम अपने बजट में यह देखने का प्रयास करना कि पर्यावरण को लेकर बजट में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो आप देखोगे कि सरकार चाह रही है कि नेट जीरो 2070 तक हम पालें। तो 2070 के इस लक्ष्य में 2047 तक हम कितना अचीव कर लेंगे, जिस बच्चे को यह फैक्ट मालूम है समझ जाना कि उसको 2047 का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर अगला पॉइंट समझते हैं। अगर आप देखोगे बजट में थोड़ा बहुत भी समझा होगा तो उसमें सोलर रूफटॉप लगाने की पूरी तरह से बात की जा रही है। और मेरी नाराजगी इस चीज के लिए है कि 2015 में भी ये बात बोली गई थी, 2017 में भी ये बात बोली गई थी और 2024 में भी यही बात बोली गई है। यानी कि बात का रिपीटेशन हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब आप लिखोगे कि हम विकसित भारत के जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं 2047 में क्या बाधाएं आ रही हैं, तो एक बाधा तो यह है कि योजनाओं में क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो पा रहा है धरातल पर, और 2 या 2 से अधिक योजनाओं में समन्वय नहीं हो पा रहा है। केंद्र के स्तर पर अलग चल रही हैं, राज्य के स्तर पर अलग चल रही हैं। ये 2047 विकसित भारत को प्राप्त करने में जो बाधाएं हैं वो पॉइंट आप लिखोगे। तो दोनों डायमेंशन खोलकर देखो कि प्रकृति का मतलब पर्यावरण है। अब यहां पर उठाकर पर्यावरण मत पढ़ने लेना। पर्यावरण में तुम पूरी तरह से फोकस ये करना कि पर्यावरण में ऐसी ऐसी चीजों को शामिल करना है जिनका संबंध अर्थव्यवस्था से हो। सर उदाहरण 1-2 समझा दो तो हमें क्लियर हो जाए। जैसे हो सकता है वो तुमसे ये पूछ दे कि ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। अब ग्रीन बॉन्ड तो सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 2047 की परिकल्पना में एक थॉट ये भी है कि ग्रीन बॉन्ड को बढ़ावा देना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो 2024 का बजट पेश हुआ है इसको 2024-25 का बजट नहीं बोलना, यह 2024 का बजट है। 2024-25 का बजट आएगा जुलाई में, ये अंतरिम बजट है, मैं अभी आगे बात करूंगा। तो 2024 का यह बजट पेश हुआ है, इसमें पूरी तरह से उन लोगों को ध्यान में रखा गया है जो जुलाई में बॉन्ड में निवेश करने वाले हैं। यानी भारत के अब अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है वो शेयर मार्केट से शिफ्ट होने वाली है बॉन्ड मार्केट में। हम आगे बात करेंगे। अभी सब चीजें ऊपर से निकल रही होंगी, सब चीजें ऊपर से निकलेंगी क्योंकि पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। और जब हम सिलेबस कवर करने के लिए आएंगे तो हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जिससे ये चीजें बहुत अच्छे से कोरिलेट हो पाए। और याद करो यार बेटा, अगर मेंस एग्जाम में जो हम पढ़ रहे हैं अगर वही आ गया तो हम पास हो जाएंगे। उल्टा सीधा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है।
तो पहले तो प्रश्न ये पूछेगा कि 2047 की परिकल्पना बताइए, तो 3 पॉइंट लिख के आओगे। पहला है प्रकृति, इसका मतलब है इकोनॉमिक्स के हिसाब से पर्यावरण वाले क्वेश्चन को हैंडल करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आधार पर। फिर दूसरा है आधुनिक संरचना। याद रखना, इस आधुनिक संरचना का मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप जब अगला पन्ना पलटोगे ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं, होता नहीं है कि उत्पादक के घटक बताओ, उत्पादक के कारक बताओ, तो हम पढ़ते हैं पूंजी उत्पादक का कारक है, श्रम उत्पादक का कारक है, कच्चा माल उत्पादक का कारक है, जीडीपी में पढ़ा होगा। अब एक नया कारक और जुड़ गया है, उसके बिना उत्पादन नहीं हो पाएगा, वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब मैं यहां बोलूंगा आधुनिक अवसंरचना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत शानदार कर रहा है, खासकर यूपीआई को लेकर। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम कहीं ये तो नहीं होगा कि यदि पूरे भारत में डिजिटलाइजेशन हो जाए पेमेंट का, इसका मतलब है तुम्हारी जेब में कोई भी मुद्रा नहीं है, जो भी मुद्रा है वो तुम्हारे बैंक में है या उस अकाउंट में है जिसको तुम ऑनलाइन रूप में यूज कर रहे हो। तुम्हारी मुद्रा पर तुम्हारा कंट्रोल पूरी तरह से नहीं होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि भारत के अधिकांश व्यक्ति की जेब में कैश नहीं होगा। जैसे कि आप में से कई लोग होंगे जिनके पास पेटीएम और फोन पे होगा, जेब थतोलेंगे, 10 रुपए का कैश भी नहीं निकलेगा। चाय पीने जा रहे होते हैं और चाय वाला कहते हैं भैया हम पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं गारंटी से बोलता हूं आप में से 50% लोग ऐसे होंगे अभी जो दूसरे दोस्त से पूछेंगे क्यों यार 10 रुपए खुले डले हैं क्या। सोचने वाली बात है। इस डिजिटलाइजेशन का एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि चोरी होने का डर नहीं है, इकोनॉमिक्स तेज हो जाएगी। नुकसान ये है कि तुम्हारी मुद्रा पर नियंत्रण नहीं रहेगा, और जब तुम्हारा उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो कोई तीसरी संस्था उस पर नियंत्रण करेगी, और जो संस्था नियंत्रण कर रही है अगर कहीं वो बीमार होकर कमजोर होकर मर गई तो सबसे ज्यादा सफर तुमको ही करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पेटीएम। अब जिन लोगों ने पेटीएम बैंक में, जो कि स्मॉल बैंक के रूप में काम कर रही है, फाइनेंस बैंक के रूप में काम कर रही है, उसमें जिस लोगों ने पैसा लगाया होगा, आरबीआई ने एक अल्टीमेटम दे दिया है 29 फरवरी से पहले पैसा निकाल लो, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। बोलो तकलीफ में आए या नहीं आए। तो हर चीज के नुकसान भी होते हैं, हर चीज के फायदे भी होते हैं। अगर तुम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए बैठे हो, क्योंकि यहां से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि विकसित भारत में पढ़ना क्या है, तो एक डायमेंशन तो पर्यावरण वाला लेके चलना है, और जब पर्यावरण पढ़ोगे तो उसके उद्देश्य, लक्ष्य, बाधाएं, सीमा और योजनाएं, और दूसरा जो पढ़ोगे वो आधुनिक अवसंरचना यानी कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें प्रमुख रूप से तुम किस पर फोकस करोगे? जो बजट में बोला गया है, वो बजट में बोला गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर। तो इसकी अच्छाइयां और इसकी बुराइयां डेटा के साथ बोलना है कि इतने लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, इतने लोग ऑनलाइन आ गए। जैसे जब हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे तो जेम की बात करेंगे, जनधन, आधार और मोबाइल, इससे कितने लोग कनेक्ट हुए हैं, कितने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, ये इसकी अच्छी बातें हैं। 25 करोड़ लोग सीधे, 35 करोड़ लोग सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अधीन आ रहे हैं जनधन योजना के अंतर्गत। तो ये डेटा तुम्हें कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा, बजट से। तो जो डेटा के साथ पीएससी में बात करके आएगा वो राजा बाबू है। फालतू के इधर उधर के कॉन्सेप्ट लेकर क्या करोगे? तो विकसित भारत क्या सीधे पढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा सकता। फिर एक चीज और है जो खतरनाक लग रही है मुझे, वो लग रही है सभी के लिए अवसर। यानी कि विकसित भारत में तुम्हें अवसरवादी अवधारणा भी पढ़नी है। अब अवसर किस चीज के लिए? अवसर रोजगार के भी हो सकते हैं और अवसर समानता के भी हो सकते हैं। और जब अवसर की बात हो जाती है तो फिर यहां पर समावेशी शब्द अपने आप आ जाएगा, यहां पर सतत विकास अपने आप आ जाएगा। और जहां पर समावेशी और सतत विकास आ जाता है वहां पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि हम भी इसका पार्ट हैं, तो विकसित भारत प्राप्त करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में हमने कहां तक पार्टिसिपेशन किया है उसको यहां पर उजागर करने का प्रयास करना है। अवसर किसको? महिलाओं को। तो महिला सशक्तिकरण की क्या कंडीशन है विकसित भारत में 2047 तक? जो नया युवा आ रहा है उसका कितना पार्टिसिपेशन है, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है भारत में 2047 तक? भारत का डिपेंडेंसी रेशियो कितना है? भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है? ये सब अवसर के अंतर्गत आएगा।
और तुम अगर यूनिट 3 देखोगे जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, और यूनिट 4 में लिखा हुआ है आर्थिक और सामाजिक स्थिति, तो जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति यूनिट 4 में पढ़ने वाले हो वो इसी टॉपिक से निकल कर आएगी। अब सोचो कि एक टॉपिक है जिसका नाम विकसित भारत 2047 है, वो कहां जाके चौथे टॉपिक में या चौथी यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए बोलता हूं कि पहले सिलेबस को रट लो, जब तक सिलेबस को इंटरलिंक नहीं कर पाओगे तुम्हारे लिए इकोनॉमिक्स पहाड़ के बराबर लगेगी। और अभी भी किसी लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, उनको लग रहा है कि मास्टर जल्दी जल्दी पढ़ा दो इकोनॉमिक्स, हम तो ये इसकी परिकल्पना है अवसर। और अवसर तो हमारे संविधान के अनुच्छेदों में भी दिए गए हैं ना, हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और बोलो कितनी जगह कनेक्ट हो रहा है यार, कितने भयंकर डायमेंशन है, देखने में कितना छोटा टॉपिक लग रहा है। और फिर लास्ट में आता है सुसंगत और समृद्ध भारत। बस ये समृद्ध भारत, इसका मतलब यह है विकास की बात करता है और यह समृद्धि की बात करता है। और जहां विकास समृद्धि आ जाता है वहां आता है जीडीपी, वहां आता है पर कैपिटा इनकम। तो क्या जीडीपी और पर कैपिटा इनकम की जानकारी हमको है? हाँ सर, अब समझ में आया कि ये विकसित भारत पढ़ने से पहले इन टॉपिकों को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ये बजट का पहला ही पन्ना है। अब निकालो विकसित भारत के नोट्स और देख लो फिर नोट्सों में क्या मैच कर पा रहे हैं किसी के नोट्स। कतई नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा मिलेगा तुमको पढ़ने के लिए, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्कर्स और 7 मार्कर्स। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो मैं बजट का डिस्कशन करने वाला हूं उसमें पहले तो नॉर्मल बहुत सतह पे बात करूंगा, बाकी आगे आएगी क्लास। पहला तो ये मालूम होना चाहिए बजट क्या है, एक बुरबुरी बुरबुरी जानकारी तुम्हारे पास आ जाए। दूसरा, बजट में या बजट के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है, बजट के कितने प्रकार होते हैं, ये वो जानकारी है जो बजट से सीधे आ सकता है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि यहां से प्रश्न आएगा, लेकिन मैं एक दावा जरूर कर सकता हूं, ये सिलेबस में कैसे प्रयोग करें इस बजट का, डेटा जो दिए जा रहे हैं वो कहां पुट करने हैं, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं कि जो जो बातें बोलूंगा वो सीधे सीधे तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगी। अब ये तो पूरा जीवन निकल गया बजट फलाने अनुच्छेद में ढिकाने अनुच्छेद में, अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो कर लो कंप्लीट। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूझे से हुई। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। दुनिया का पहला बजट ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री, दोनों पदभार एक साथ थे, रॉबर्ट बालपोल ने सन 1773 में प्रस्तुत किया था। और वो जिस बैग को लेकर गए थे वो चमड़े का था। उसी चमड़े के थैले को फ्रांसीसी भाषा में बूजे कहते हैं, इसीलिए बूजे से बन गया बजट। ऐसी कहानियां हैं। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। किसने? जेम्स विल्सन ने। किसके कार्यकाल में प्रस्तुत किया? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। कब प्रस्तुत किया? 18 फरवरी 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? पी के सन्मुख चेट्टी ने। कब किया? 26 नवंबर 1947। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? गणतंत्र का मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद, तो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया। कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते थे बजट भी प्रस्तुत किया था? तो भारत के तीनों प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से रहे, यानी कि कांग्रेस परिवार से, जिसमें नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, तीनों लोग शामिल हैं। क्लियर है? तो इस हिसाब से पहली जो महिला है जिन्होंने बजट पेश किया था वो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। भारत में सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया है? सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई ने 10 बार, पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 7 बार, मनमोहन सिंह ने 6 बार। 1991 में जब एलपीजी आया था तब यहाँ पर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं राजीव गांधी के कार्यकाल में। निर्मला ताई ने और जो इससे पहले थे अरुण जेटली साहब ने, इन्होंने 5-5 बार बजट प्रस्तुत किया है। कुछ ऐसे भी वित्त मंत्री हुए हैं जो वित्त मंत्री तो हो पाए, बेचारे बजट नहीं पेश कर पाए, जैसे हेमवंती नंदन बहुगुणा और केसी नियोगी। वित्त मंत्री के पद पर रहे, बजट पेश करने का मौका नहीं मिला, मतलब सेहरा बंधा, विदा नहीं हुई। बजट 1956 के बाद हिंदी में भी छपना शुरू हो गया था, ये पॉइंट याद रखना है सीडी देशमुख के समय।
तो बजट ये पहले इंग्लिश में छपता था, फिर 1956 के बाद यह हिंदी में छपना शुरू हो गया। संवैधानिक प्रावधान अगर देखेंगे तो हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है और यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बजट जैसा मिलता जुलता शब्द, बजट शब्द नाम ही नहीं लिखा, बजट के स्थान पर लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है। 114 में विनियोग फलाना ढिकाना ये सब चीजें हैं। बजट जब आगे आएगा मतलब जब हम राजकोषीय नीतियां पढ़ेंगे तो वहां पे खर्चे और आय की बात करेंगे, फिर हम वहां पे और अच्छे से चीजों को समझा पाएंगे। अभी तो मैं बहुत छोटा वीडियो बनाने के मूड में हूं। एक और याद रखना कि भारत में जो भी टैक्स लगता है, जैसे जीएसटी आया, तो बिना कानून या बिना संसद की अनुमति के नहीं लग सकता। छोटे से छोटा कर भी अगर कोई सरकार लगाना चाहती है तो फिर अनुच्छेद 265 में लिखा हुआ है कि बिना संसद के अनुमति से कोई भी टैक्स भारत में नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 266 में लिखा हुआ है कि बिना संसद की अनुमति से एक फूटा पैसा, एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। नया पैसा एक नाम था जो पैसे का ही रूप था, बाद में नए पैसे का नाम बदलकर पैसा कर दिया गया। अब पैसा भी बंद हो गया, रुपया बचा हुआ है। तो इस हिसाब से संवैधानिक प्रावधान भी हमको दिखते हैं। ये तो हो गई एक फैक्चुअल जानकारी। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। हकीकत में अगर आप पूछो कि सर बजट क्या है वो समझाइए, तो मैं बोलूंगा कि बजट कुछ नहीं है, व्यय माने खर्चे और आय का जो प्रबंधन होता है उसको बजट कहा जाता है। जैसे मान लो कि मैं 2024 के लिए बात कर रहा हूं, जो अभी बजट आया है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है 1 फरवरी को। तो उन्होंने कहा है कि 2024 में जो मैं अभी बजट पेश कर रही हूं यही एक अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट का ये मतलब है यह बजट पूरे साल के लिए नहीं होगा, बल्कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए होगा। और जो सरकार जुलाई में बनेगी वो अपने लिए फिर से एक नया बजट लेकर आएगी। पता नहीं हम आए या वो आए, पर उन्होंने तो संसद में खड़े होकर बोल दिया कि जुलाई वाला बजट भी हम ही पेश करेंगे। तो निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दे दिया है कि 2024 में सरकार वापस से रिपीट होगी। समय बताएगा जैसा भी होगा। 2000 जुलाई में जो बजट आएगा वो पूरे साल के लिए रहेगा। उस बजट का नाम पड़ेगा बजट 2024-25, पर इस बजट को केवल हम कहेंगे बजट 2024। हालांकि ऑफिशियली इसको 24-25 कहा जा सकता है, क्योंकि यही बजट के लगभग कुछ प्रावधान हैं जो अगर बदले जाएं, नई सरकार आने पर बजट पूरा बदल जाएगा। अगर यही सरकार रही तो इसी में थोड़ा बहुत संशोधन होगा और यही बजट लागू कर दिया जाएगा। ऐसा होता है अनुमान, और अनुमानता नहीं, निरंतरता यही है, परंपरा भी यही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सोच कर देखो, जो अभी बजट पेश किया गया है, जो एक अंतरिम बजट है, इस अंतरिम बजट में कहा गया है कि हमारा जो अनुमान है खर्च करने का वो है लगभग 47 लाख करोड़ रुपए। यानी कि 2024-25 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 47 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। अच्छा, खर्चा कितना होना है? 47 लाख करोड़ रुपए। राउंड फिगर इसको 50 कर लें, तो मान लो कि 50 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है। अब खर्चा है तो कमाई भी होगी, तो खर्चा तो लिख दिया। अब कमाई देख लो, कमाई किससे होती है? सरकार की कमाई होती है टैक्स से, या सरकार की कमाई होती है फीस से, जैसे कि रेल टिकट बेच के फलाना ढिकाना। तो अब कमाई जो हुई है वो केवल हुई है 30 लाख। बजट में लिखा है कि सरकार की जो कमाई होनी है उसकी खुद की वो 30 लाख है, खर्चा है 47 लाख। तो बताओ कितने लाख की लगभग कमी पड़ रही है? 17 लाख की। अब इनको मैनेजमेंट करना है। क्यों? क्योंकि खर्चे तो शादी में होने हैं 50 लाख और हमारे घर में रखे हुए हैं 30 लाख। अब लगभग 17 लाख मतलब 20 लाख बोल दो, लगभग 20 लाख की व्यवस्था करनी है। समझ पा रहे हो? तब क्या करोगे? या तो उधार लोगे या संपत्ति बेचोगे। याद रखना, जो सरकार की खुद की कमाई होती है ऐसी कमाई को राजस्व आय कहा जाता है, जो सरकार के टैक्स से आती है। आगे सीखोगे, बिल्कुल परेशान मत होना। और अगर कोई सरकार उधार लेकर या अपनी संपत्ति बेचकर कमाई करती है तो उसको पूंजीगत आय कहा जाता है। इस पूंजीगत आय में सरकार संपत्ति अगर बेचे तो यह कर्जा नहीं माना जाएगा, लेकिन सरकार अगर किसी से उधार ले तो यह कर्जा माना जाएगा। और आपको जान के अचंभा होगा, अगर एक्यूरेट डाटा बोले 47 लाख, ये वाला डाटा 30 लाख, तो लगभग कितना चाहिए? 17 लाख।
आपको जानकर हैरानी होगी, 16.5 लाख रुपए का हम लोग कर्जा लेने वाले हैं, और जो 1 लाख कम पड़ रहे हैं लगभग, उसके लिए हम संपत्ति यानी कि विनिवेश करने वाले हैं, सरकारी संपत्तियों में निजी निवेश को लाकर हिस्सा बेच देंगे। तो ये जो मैनेजमेंट हुआ है कि भैया पैसा तो घर में है 30 लाख, खर्चे होना है 47 लाख, जरूरत है 17 लाख की, तो 17 लाख का कहीं से प्रबंधन करना ही बजट कहलाता है। और ऐसे बजट जो घाटे से चलते हों, कर्जे से चलते हों, उनको घाटे का बजट कहा जाता है। तो भारत सरकार हमेशा घाटे का बजट बनाती है। अब आपके नजरिए से सही है या गलत है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। एक लिहाज से अगर देखा जाए तो यह पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत है? तो बोलते ये सकते थे आप लोग कि सर जब कमाई 30 लाख रुपए है तो खर्चा भी 30 लाख कर दो ना, ज्यादा क्यों कर रहे हो? तो जीरो कर्जा लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम है, सरकार जानबूझकर घाटे का बजट बनाती है। क्यों बनाती है जानबूझकर घाटे का बजट? इसके पीछे का गणित समझना आप लोग। गणित ये है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में खर्चा ज्यादा होगा, चूंकि खर्चे का अपना एक उद्देश्य होता है, खर्चे का एक ही उद्देश्य है कि वो मांग बढ़ाएगा, और जहां पर मांग बढ़ता है वहां पर उत्पादन होगा, और अगर कहीं उत्पादन हो रहा है तो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, और जहां पर मजदूर होते हैं वहां रोजगार मिलता है, और अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो उस व्यक्ति की आय होगी, और आय कुछ नहीं है, उसको मिलने वाला पैसा है, और पैसे का अपना एक उद्देश्य होता है कि वो खर्च करेगा, और जब वो खर्च करेगा तो मांग होगी, और मांग होगी तो उत्पादन होगा। अब जब उत्पादन बढ़ रहा होता है तो हमने आपको सिखाया था जीडीपी की क्लास में, उत्पादन बढ़ने का मतलब होता है जीडीपी का बढ़ना, और जिस देश में जीडीपी बढ़ रहा होता है उस देश में उत्पादन का विकल्प बढ़ रहा होता है। विकल्प ज्यादा होते हैं तो वहां पर लोग उपभोग ज्यादा कर सकते हैं, और जहां पर उपभोग ज्यादा होता है वहां पर संतुष्टि आ जाती है, और जब संतुष्टि आ जाती है तो लोगों का कल्याण हो जाता है। और अगर आप संविधान में देखोगे तो अनुच्छेद 38 में स्पष्ट लिखा है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि सरकार जानबूझकर ज्यादा खर्चा करने के लिए लोगों से कहती है, भले ही कर्जा लेकर खर्च करो, जिससे कि मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से, उत्पादन होने से ना केवल तुमको रोजगार मिलेगा बल्कि तुम्हारा कल्याण भी होगा, और अगर तुम्हारा कल्याण होगा तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। ये सब एक हाइपोथेटिकल बातें हैं जो मैंने आपसे बोल दी। किताबों में लिखना और इसको व्यवहार में लाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। सोच कर देखो, अगर ये जो उत्पादन हो रहा है यह मजदूर से ना कराते हुए मशीन से करा दिया जाए तो क्या इनको रोजगार मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं। तो खर्च करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मांग होगी? बिल्कुल नहीं। तो उत्पादन होगा? बिल्कुल नहीं। तो जो मशीन में पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो खराब हो जाएगा। तो एक तो रोजगार भी गया, दूसरा तकनीक भी गई, तीसरा उत्पादन ही नहीं होगा तो जीडीपी भी गिरेगा, विकल्प भी कम होंगे, उपभोग भी कम होगा, संतुष्टि भी कम होगी, कल्याण भी कम होगा, और हम लोग कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए निष्कर्ष ये निकाला जाता है अर्थव्यवस्था में कि जिन अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर उत्पादन मशीनों से ना करवाते हुए वहां के श्रम संसाधन से उत्पादन करवाना चाहिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था का चक्र चलता रहता है। पर भारत में जिस प्रकार से मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि हमें जल्दी विकसित होना है, आप कहीं भी देख लो, गड्ढा खोदना है तो जेसीबी चल रही होगी, फसल कट रही होगी तो बड़े बड़े हार्वेस्टर चल रहे होंगे, बिल्डिंगें अगर बन रही होंगी तो बड़ी बड़ी क्रेनें चल रही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्डिंगों में, खेतों में या फिर जेसीबीओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां पर मानव का प्रयोग संभव है वहां पर मानव का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इसका नुकसान केवल ये होगा कि अर्थव्यवस्था में जो निर्माण हो रहा है उसकी गति कम होगी, पर इसका फायदा ये होगा कि अर्थव्यवस्था की जो मांग है वो निरंतर बनी रहेगी। गति जो दिख रही है वो हिडन ग्रोथ के रूप में सामने आएगी, और भारत में जो वास्तविक रूप से गरीबी और बेरोजगारी है वो जड़ से खत्म हो सकती है। पर ऐसा बोलना और कहना करने में समय लगता है, संभव नहीं है, क्योंकि सभी अपना फायदा चाहते हैं। तर्क ये है कि यदि हम मशीनों से उत्पादन नहीं कराएंगे
तो जो प्रोजेक्ट हमने सोचा है उसमें समय लग जाएगा। और इकोनॉमिक्स में समय की बहुत कीमत होती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है सामान की कीमत बढ़ती जाती है। तो जो सीमेंट की बोरी 200 रुपए की है, वो अगर हम मजदूरों से काम करवाएंगे, तो जहां मशीन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में 2 महीने का समय लेती है, तो मशीन से ना करवाते हुए मजदूर से कराएंगे तो वही जो निर्माण है वो 6 या 8 महीने में बन पाएगा। तो 6 और 8 महीने में जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो सकती हैं, जिससे कि लागत बढ़ जाएगी। तो सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं और उनका सोचना भी गलत नहीं है। अब इसी में तो जो नीतियां अच्छी होती हैं, जिन नीतियों में प्रबंधन होता है, उन नीतियों को लागू करके देश को आगे ले जाया जा सकता है। पर अगर किसी एक विशेष को फायदा पहुंचाने का प्रयास कोई करता है, तो निश्चित तौर पर एक एकाधिकार आने लगता है, और उस एकाधिकार का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि देश की जो ग्रोथ है वो एक पक्ष हो जाती है, बाकी लोग सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हैं। और भारत में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाना इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। कंट्राडिक्शन बहुत खतरनाक है इसमें। पर हम आलोचना जो ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत दिशा में आलोचना है। आलोचना, आप शुद्ध आलोचना मेरी नजर में वो होती है जो विकल्प को भी सुझाव दे कि ये गलत तो है, पर इसके बदले अगर ये किया जाए तो शायद ज्यादा फायदा होगा। ऐसी आलोचना करने के लिए प्रयास करना, ना कि सिर्फ और सिर्फ गलतियां बताने का प्रयास करना। तो अब बताओ, सरकार घाटे का बजट क्यों बनाती है? क्योंकि सरकार चाहती है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाए। इसके लिए खर्चा होना बहुत जरूरी है, और खर्चे अगर आय से ज्यादा हैं तो कर्जे लेके भी खर्चे करो। कभी कभी ऐसा लगता है कि चारवाक का सही सिद्धांत है। चारवाक कहता है उधार लो और घी पियो। वही सरकार करना चाह रही है, और ये सरकार का इंटेंशन गलत नहीं है। पर इंटेंशन तब गलत हो जाता है कि जो हमने कर्जा लिया है, मान लो कि 17 लाख रुपए का कर्जा लिया है, अब इस 17 लाख रुपए को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जिससे कि वापस से कुछ पैसा आना शुरू हो जाए। ये तो वही बात हुई कि तुमने 100 रुपए का कर्जा लिया और उससे चाय पी ली, तो तुम कर्जे में भी गए हो, और तुमने जिसका उपयोग किया है वो तुम्हारे काम का भी नहीं था। भारत में यही समस्या हो रही है कि जो कर्जा लिया जा रहा है उससे पूंजी का निर्माण ना करते हुए राजस्व खर्चे किए जा रहे हैं। राजस्व खर्चे वो खर्चे होते हैं जो हर बार करने पड़ते हैं, जैसे सब्सिडी दे देना, महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देना, बिजली फ्री दे देना, अनाज फ्री दे देना। तो आप ऐसा कर रहे हो कि खर्चा उधार लेकर कर रहे हो और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जो लौट के ही नहीं आएगा। तो जो तुमने पैसा लिया है वो तुमको फिर और लेना पड़ेगा। अगर कहीं तुम पूंजी निर्माण में पैसा लगा रहे हो तो ठीक है कि चलो ये हमने उधार लिया है, 2 साल के बाद ये फैक्ट्री बन के तैयार हो जाएगी, तो इससे जो पैसा आएगा उससे कर्जा चुका देंगे। पर तुमने जो अनाज बांटा है, बिजली बांटी है, महिलाओं को पैसे दिए हैं, सब्सिडी दी है, वो लौटकर आने वाला नहीं है। पर उसका भी दूसरा पहलू यह है कि जो हम अनाज दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, वो इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि सामने वाला अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और अगर वो अफोर्ड नहीं करेगा तो वो उसका उपभोग नहीं करेगा, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो उसका कल्याण नहीं होगा। और भारत का तो ये कॉन्सेप्ट है, यदि किसी का भी कल्याण नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर पाया। तो इन गरीबों को सब्सिडी देना, अनाज देना, बिजली फ्री देना, पैसे डालना खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा बोला जाता है। और मेरा ये मानना है कि पैसे देकर गरीबी नहीं खत्म की जा सकती। पैसे देकर गरीबी की आदत और पड़ रही है लोगों को, क्योंकि जब सुविधाएं मिल रही होती हैं तो उनके अंदर काम करने की इच्छा खत्म होने लगती है। मेरा ये मानना है कि तुम जो पैसा दे रहे हो गरीबी को खत्म करने के लिए, तुम उस पैसे का प्रयोग ऐसे करो कि उनके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाए कि वो अपनी गरीबी खुद ही खत्म करने लगे। तो एक चक्र चालू हो जाएगा और निरंतर भारत गरीबी से बाहर निकलना शुरू करेगा। अभी केवल किताबों में भले ही गरीबी से बाहर आ जाए, हालात तो ये है कि हम 80 करोड़ लोगों को अभी भी अनाज दे रहे हैं, और 8 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार ने अनाज दिया भी है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। तो ये तो बड़ा ही कंट्राडिक्शन दिख रहा है। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए सरकार घाटे का बजट बनाती है। तो जब मैं बोलूंगा घाटे का बजट तो उसे बोलेंगे राजकोषीय घाटा, और मैं बोलूंगा राजकोषीय घाटा, इसका मतलब है बाजार की उधारियां। अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो बाजार की उधारियां ज्यादा होंगी, सीधी सी बात यह है। अब हम कैसे माने कि बजट अच्छा है या बुरा है? इसके कई सारे आयाम हो सकते हैं।
देखिए, बजट का जो दर्पण होता है ना, जो आईना होता है जिसमें बजट की हकीकत दिखती है, वो होता है बजट की प्राप्तियां, कि बजट को हर साल कितना पैसा मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए समझो कि तुम मुझे पिछली साल मिले थे, मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। इस साल तुम फिर मिले तो मैंने और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। पर अच्छे से और अच्छे कपड़े पहनने से इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में और मेरे बैंक के अकाउंट में बहुत पैसा है। मेरी तुम तरक्की तब समझ पाओगे जब तुम पिछली बार मिले हो मेरे पास एक छोटी सी कार हो, और जब अगली बार मिलो तो मेरे पास एक बहुत बड़ी कार हो। यानी कि वास्तविक रूप से मेरे पास इनकम होनी चाहिए। या जब तुम पिछली बार मिले तो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, और अब मिले तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं। इसका मतलब मेरी इनकम कहीं से चालू हो रही है। और सोच कर देखना, जब मेरे पास पिछली बार 1 लाख रुपए अकाउंट में थे तो मैंने अच्छे कपड़े पहने थे, और इस बार मेरी हालत फटी है, फटे कपड़े पहन के घूम रहा हूं, लेकिन अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं। तो बताओ कौन सा वाला व्यक्ति ज्यादा मजबूत है, जिसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है। मैं ये मानता हूं। अनिल अंबानी को देखना, एक व्हाइट शर्ट में नॉर्मल व्यक्ति घूमता रहता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है भारत का। तो अपने आप को अंदर से मजबूत करो, दिखावटी नहीं। और भारत पूरा देश दिखावटी में मर रहा है। तो ये बजट दिखावटी है या इसमें सच में कुछ है, उसको समझने के लिए किसी भी बजट को किसी भी सरकार में खड़े होकर देखो, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो प्राप्तियां हैं वो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राप्तियां का मतलब है कि उस देश को टैक्स से कितना पैसा आया, फीस से कितना पैसा आया, चार्ज लगाकर कितना पैसा आया। जब कोई देश टैक्स लगाकर, फीस लगाकर, ड्यूटी लगाकर पैसा वसूलता है तो वो उसकी खुद की कमाई मानी जाती है। अब पैसे कमाने के दो तरीके हैं, या तो स्वयं की कमाई हो, रोजगार, या फिर उधार ले लूं। तो जब कोई व्यक्ति उधार लेता है तो ये उसकी आय तो होती है, और जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है ये भी इसकी आय होती है। पर नौकरी करने वाली आय उसकी खुद की आय होती है। तो जो खुद की आय होती है, जो किसी को वापस नहीं करनी होती है, उसको कहते हैं राजस्व आय। और ऐसी आय जो किसी को वापस करनी पड़ती है उसको कहते हैं पूंजीगत आय। पूंजीगत आय सामान्यतः ये मानो कि कर्जा से होने वाली आय, पर इसमें दो प्रकार होते हैं जो आगे सीखोगे। संपत्ति बेच दोगे तो पूंजीगत आय होगी, कर्जा ले लोगे तो पूंजीगत आय होगी। बस फर्क इतना है, संपत्ति जो तुमने बेची है उससे जो पैसा आएगा वो तुम्हें किसी को वापस नहीं करना है, पर जो तुमने संपत्ति बेची है तुम उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो सभी पूंजीगत आय कर्जे वाली आय नहीं होती हैं। ये पॉइंट याद रखना जो आगे समझ में आएगा। पर गांव की भाषा में इतना समझो कि पूंजीगत आय का मतलब है ऐसी आय जो तुम्हारी रोजगार या तुम्हारी जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे ना आए, या तो संपत्ति कम करके आए या फिर कर्जा लेकर आए, उसको हम पूंजीगत आय कहते हैं। अब भारत सरकार टैक्स से कितना कलेक्शन कर रहा है ये उसकी वृद्धि को दर्शाएगा। टैक्स ही तो मेन होता है। अब मालूम चला कि भारत सरकार ने उदाहरण के लिए 2023 में कितना रुपए कमाया, समझ लो 100 रुपए। 2024 में भारत सरकार ने कितना कमाया, 105 रुपए। तो भारत सरकार ने कितने प्रतिशत वृद्धि की, 5%। तो ये देखना होगा कि पिछले बजट की अपेक्षा इस बजट में जो वृद्धि हुई है टैक्स की वो कितनी हुई है। क्योंकि टैक्स कब आता है तुम मुझे बताओ। मेरे हिसाब से टैक्स तब आता है जब उत्पादन हो रहा होता है, क्योंकि उत्पादन जब बनता है तब टैक्स लगता है, जब बिकता है तब टैक्स लगता है। तो टैक्स तो लगेगा किसी चीज के बनने और बिकने में, और जहां पर उत्पादन ज्यादा होता है वहां पर जीडीपी ज्यादा होता है। तो अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस देश का उत्पादन भी बढ़ रहा होगा, और उत्पादन बढ़ रहा है तो उस देश का टैक्स भी बढ़ रहा होगा। क्योंकि मेरा तो ये मानना है जीडीपी इज मदर ऑफ ऑल टैक्सेस। जिस देश में जीडीपी ज्यादा है उस देश में टैक्स भी ज्यादा होंगे। और अगर कोई सरकार ये कह रही है कि हम जीडीपी में बहुत तेज वृद्धि कर रहे हैं तो फिर उसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए टैक्स के रूप में। अब तुम कह रहे हो कि जीडीपी में वृद्धि हो रही लेकिन टैक्स नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो वही बात है कि एक्सीलेटर मार रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही है। मोटरसाइकिल चालू जरूर है, गियर तो डालो साहब। तो अपने आप से मूल्यांकन करना सीखो इस चीज के लिए कि कोई बजट अच्छा है कि बुरा है। तुम तो ये बता दो कि रिसिप्ट्स क्या है तुम्हारी, खत्म बात, खत्म बात। लड़की के लिए जब लड़का देखने जाते हैं गांव में, तो वो जो पुराने लोग हैं पता है वो क्या देखते हैं, वो तुम्हारा बाहर से घर पर नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर भूसा कितना भरा हुआ है। गांव में पहले ऐसे लड़के देखे जाते थे, तुम्हारे घर में अनाज कितना रखा हुआ है।
क्योंकि जो तुम्हारे पास होगा इसका मतलब तुम प्राप्त कर रहे हो कहीं से। तो कोई जीडीपी कितनी बड़ी है वो डिपेंड करता है कि उसका टैक्स का कलेक्शन कैसा हो रहा है। अब यह भी हो सकता है कि उत्पादन बहुत ज्यादा हो पर यह उत्पादन टैक्स में नहीं बदल पा रहा हो क्योंकि टैक्स की चोरी हो रही है। ये एक पॉसिबिलिटी है। और हकीकत भी यह है कि भारत में जो इनकम टैक्स भरने वाले हैं वो 10% ही हैं। पर इनकम टैक्स तो तब भरा जाए जब इनकम हो, क्योंकि इनकम टैक्स 5-7 लाख से ज्यादा होने पे ही भरा जाएगा। लेकिन जीएसटी का कलेक्शन तो हुआ है, 1,97,000 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि नहीं, भारत में ग्रोथ तो हो रही है। कंट्राडिक्शन समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो दोनों तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करना, एक तरफा जाने का कोई जरूरत नहीं है। अबे तुम लोग समझ रहे हो कि मैं समझ रहा हूं? ये देखो, यहां पर कितना प्राप्त हुआ है इनको, 27 लाख करोड़। कब? 2023-24 रियल एस्टीमेट में। और यहां पर हुआ है 30 लाख करोड़, यानी कि 3 लाख करोड़ का ग्रोथ देखने को मिला है। अब पिछली बार की अपेक्षा देखोगे तो केवल लगभग 1 लाख करोड़, और यहां पर भी लगभग 3 लाख करोड़। तो जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है जीडीपी की, वो कितनी है, इससे उस जीडीपी के विकास का पता चलता है। क्योंकि लार्जेस्ट इकोनॉमी कैन नॉट बी रिचेस्ट। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमीर हो ये जरूरी नहीं है, वो उसकी जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। और भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो उस लिहाज से ये जीडीपी ग्रोथ का जो टैक्स कलेक्शन है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो जब हम इस प्रकार से आलोचनात्मक दृष्टि से इसको देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में कितना जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। आंकड़ों में फंसना नहीं है, और आंकड़े झूठ भी नहीं बोलते। तो यहां दिख रहा है कि स्पष्ट रूप से जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है, अरे भैया, मोटरसाइकिल चलने और मोटरसाइकिल दौड़ने में फर्क होता है। तो ये मोटरसाइकिल चल रही है, चलने से मना नहीं किया सकता, लेकिन जहां दौड़ सकती थी वहां केवल चल क्यों रही है? प्रश्न इस बात को लेकर उठना चाहिए। फिर इसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियां देखो, यानी जो हम कर्जा या संपत्ति बेचते थे वो 2023-24 में 18% थी और निरंतर कम होते होते 17.6% के आसपास आ गई। निरंतर कम होते होते 17 इसका मतलब है पूंजीगत प्राप्तियां हमारी कम हो रही, जो कि एक अच्छे संकेत हैं, और राजस्व प्राप्तियां हमारी बढ़ रही, जो कि एक अच्छे संकेत हैं। यह विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। अब विकसित अर्थव्यवस्था का एक लक्षण क्या है? पूंजीगत प्राप्तियों में कमी और राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि। इसका मतलब निश्चित तौर पर हम विकसित अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो ये हमको दिमाग में रखना है कि कहां पर राजस्व प्राप्तियां हुई हैं और कहां पर पूंजीगत प्राप्तियां हुई हैं। अब बजट की जो प्रमुख बातें हैं 2024-25, हालांकि इसको 2024 का ही बजट कहा जाएगा। इसमें निर्मला सीतारमण जी ने शुरू में ये कहते हुए बोला था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 4 जातियों के बारे में जिनके बारे में हमें सोचना है। अब जब 4 जातियों के बारे में बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, 4 जातियां कौन कौन सी हैं? युवा, महिला, गरीब और किसान। इन 4 जातियों के लिए बजट में बहुत से प्रावधान किए गए, पर इसमें भी कई सारे कंट्राडिक्शन है। मैं कुछ फैक्ट बोल दे रहा हूं आप लोगों को, जो मैं लिख कर लाया था। उन फैक्टों को आप सुनते जाएं, पर इसको एग्जाम में नहीं रखना है। एग्जाम में इस प्रकार का आलोचना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बजट की हकीकत आप लोग समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं, और हकीकत ये है कि महिला में जो उज्ज्वला योजना थी उसमें पिछले साल 12,240 करोड़ रुपए दिए गए थे, और इस बार 11,009 करोड़ रुपए दिए गए, मतलब कि -300 करोड़ रुपए कम कर दिए गए इस बार के बजट में। तो कैसे बोल सकते हैं कि महिलाओं के लिए आप प्रबंध कर रहे हो? हाँ, हालांकि महिला सशक्तिकरण का हम आंकड़ा दिखाएंगे तो उसमें उत्थान होता हुआ दिखेगा। एक पहलू यह भी है और दूसरा पहलू यह भी है। तो देखना है कि किस प्रकार की महिलाओं के लिए बजट है। क्या गांव की महिलाओं के लिए बजट है, या फिर शहर की महिलाओं के लिए बजट है, घरेलू महिलाओं के लिए बजट है, या नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए बजट है? यह भी देखना होगा। तो इससे मैं कह सकता हूं क्या यह एक जेंडर सेंसिटिव बजट है या जेंडर बजट है, इस पर हम मुद्दा कर लेंगे, बात कर लेंगे अभी आगे। वो कहते हैं कि किसानों का बजट है। तो इसमें लिखा है कि किसान सब्सिडी जो फर्टिलाइजर की थी पिछले साल 1,39,000 करोड़ रुपए थी, अब है 1,64,000 करोड़ और 26,000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए।
तो कुछ तर्क ये देंगे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी इसलिए कम कर रहे हैं जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को बचाया जा सके, मृदा की उर्वरता को कम करने से रोका जा सके। तो मैं उन विद्वानों से इतना कहना चाहूंगा, हसदेव के जंगल जो काटे जा रहे थे तब क्या मुंह सी दिया गया था, या फिर जो वक्सवा के जंगल काटे जा रहे हैं तब मुंह सी दिया गया था? तो वो भी तो पर्यावरण को नुकसान दे रहे हैं, जंगलों के कटने से भी मृदा का नुकसान होगा ना। तो ये डायमेंशन कोई नहीं देख रहा है। तो अगर तर्क देने हैं तो ऐसे तर्क दो जो दूसरे पहलुओं पर अच्छे से उभरे। युवाओं के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, समस्त शिक्षा में जो मिड डे मील था उसमें 37,500 करोड़ रुपए थे, अभी भी 37,500 करोड़ रुपए ही है। कॉमन सेंस लगाइए, एक साल के पहले 37,000, अभी भी 37,500 करोड़। तो मेरा तो बस इतना कहना है कि महंगाई भी तो बढ़ रही होगी। तो जो आलू की कीमत पहले एक साल पहले थी वो अब नहीं रही होगी, तेल की कीमत जो पहले थी वो अब नहीं रही होगी। निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ी है, तो फिर बजट भी बढ़ना चाहिए था। तो कैसे युवाओं को मिड डे मील मिल सकेगा? जब तुमने बजट नहीं दिया तो फिर नमक रोटी ही मिलेगी खाने के लिए, विकास कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन दिखता है कि बजट में कहते तुम कुछ और हो और देते कुछ और हो। तो बजट जो दिख रहा है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बजट दिख रहा है कि 2024 जुलाई में जो बजट आने वाला है उसमें पूरी तरह से कटौतियां देखती हुई मिल रही हैं। क्यों कटौतियां हो रही हैं और बजट किस नजरिए से अच्छा या बुरा है, हम उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि अब ऐसे मान लो कि ये बजट अच्छा है या बुरा है, मेरे हिसाब से ये बात नजरिए पे निर्भर करती है। यदि आप आम आदमी हैं तो हो सकता है ये बजट आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि आम आदमियों के लिए जो प्रमुख कॉन्सेप्ट होता है वो होता है टैक्स। अब चूंकि इस बजट में टैक्स में कोई रिबेट नहीं दी गई है, कोई ऐसी घोषणाएं नहीं की गई हैं जिससे कि लुभावनापन लगे, तो आम आदमी की दृष्टि से यह बजट उतना खास नहीं है। बात नजरिए की है। फिर है उद्यमी को लेकर। अब चूंकि उद्यमियों को लेकर टैक्स में रिबेट दिया गया है, टैक्स में रिबेट दिया गया है, और खासकर दूसरा प्रॉब्लम यह है उद्यमियों की दृष्टि से कि निजी निवेश की इस बार कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई। नहीं तो हर बजट में यह कहा जाता था कि हम इतना विनिवेश करेंगे तो निजी कंपनियों को आने का मौका मिलेगा। और जो टैक्स में रिबेट मिल रहा है वो 31 ये मार्च 2024 तक ही मिल रहा है, उसके बाद फिर से टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो उद्यमियों की दृष्टि से भी ज्यादा अच्छा बजट नहीं है। अब आते हैं बॉन्ड मार्केट को लेकर। मेरा ये मानना है कि जो बॉन्ड मार्केट है ये पूरा बजट इसी के लिए बनाया गया है। और बॉन्ड मार्केट तब अच्छे से काम करता है जब मार्केट बोरोइंग कम हो, और मार्केट बोरोइंग कम तब होता है जब फिजिकल डेफिसिट कम हो, और फिजिकल डेफिसिट कम तब होता है जब खर्चे कम हो, और खर्चों में कटौतियां निरंतर की जा रही हैं क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट उसको कम किया जा सके और मार्केट जो बॉन्ड है, बॉन्ड मार्केट, उसको तेजी दी जाए। इसीलिए मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि यह बजट केवल उन लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा जो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। शेयर बाजार में जब हम जाते हैं तो शेयर बाजार में भी उछाल नहीं दिखा था, तो इससे समझ में आया कि शेयर बाजार वाले भी ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार तो खर्चों पर डिपेंड करता है और खर्चे टैक्स कम होने पर ज्यादा हो सकते थे, पर टैक्स में कोई रिबेट नहीं दी गई। तो इस हिसाब से अगर नजरिया देखा जाए तो जो लोग बॉन्ड मार्केट या बॉन्ड में निवेश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं गिल्ट मार्केट, बॉन्ड में निवेश करने वाले मार्केट को गिल्ट मार्केट कहते हैं, वो अगर इसमें लेन देन कर रहे हैं तो उनके लिए बजट बहुत अच्छा है। ये अच्छी प्रकृति भी है, ये हमारे अर्थव्यवस्था का नेचर है जिसको समझने का प्रयास करें आप लोग। पूरी दुनिया में शेयर मार्केट की अपेक्षा बॉन्ड मार्केट बहुत मजबूत है और स्टेबल भी होता है शेयर की अपेक्षा। शेयर में वॉल्टिलिटी ज्यादा होती है, एफपीआई फलाना ठिकाना एफआईआई बहुत परेशान करते हैं, तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। सरकार ये ट्रेंड लाने का कोशिश कर रही है कि पूरी दुनिया की तरह भारत में भी बॉन्ड मार्केट मजबूत हो जाए। आरबीआई के साथ पोर्टल भी खोला था, गिल्ट अकाउंट खुलवाने के लिए भी सरकार ने 250-250 सस्ते में गिल्ट अकाउंट खुलवाया है, सब लोगों ने खुलवाए भी होंगे डीमैट अकाउंट की तरह। तो निश्चित तौर पर बॉन्ड यील्ड पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर खर्चों में कटौती होगी, आरबीआई पे लोड कम पड़ेगा, आरबीआई के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो ब्याज दर कम करेंगे, ब्याज दर कम करेंगे तो बॉन्ड की यील्डिंग बढ़ जाएगी, और लोग बॉन्ड की यील्डिंग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर बॉन्ड में निवेश करेंगे जुलाई के महीने में, और देश आगे जाना शुरू कर देगा। इस लिहाज से यह जो पूरा बजट है वो मुझे लग रहा है कि वो बॉन्ड के नजरिए से बहुत अच्छा बजट माना जाना चाहिए, और है भी। आशा करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ मुद्दों पर और कुछ फैक्ट पर नजर डाल लेते हैं। इन फैक्टों को आपके पीडीएफ के रूप में ग्रुप में और टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दिया गया है। धीरे धीरे करके की पॉइंट इनको लेते चलो, और ये देखो कि तुम्हें किस वाले टॉपिक में ये फैक्ट यूज करने को मिलेंगे। थोड़ा इस पर भी फोकस करना होगा हम लोगों को।
चलिए, विकास का मंत्र क्या है? उन्होंने कहा, पहले हमने कहा सबका साथ सबका विकास। जब यह हो गया, यानी सभी का व्यापक विकास हमने कर दिया, अब अगला चरण है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकीय लोकतंत्र और विविधता को हमने पाया। अब हमारा लक्ष्य है विकसित भारत 2047। ये विकास का मंत्र है। तो विकास के मंत्र को 3 चरणों में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। फिर अगला जो फैक्ट है, जो तुम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में फैक्ट डाल सकते हो, वो ये है कि डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की जीडीपी का विकास दर अगर देखोगे तो ये नीले रंग से दिख रहा है, यह है वर्ल्ड डॉलर जीडीपी और ये है इंडिया की डॉलर जीडीपी। सीधी सी बात है कि विश्व की जीडीपी के संदर्भ में भारत की जो जीडीपी है वो बढ़ती हुई दिख रही है। विश्व की जो जीडीपी है लगभग 2% के आसपास, ऐसे समझिए टोटल का, और भारत की जीडीपी लगभग 5% के आसपास पर एनुअल ग्रोथ करती हुई दिखाई दी गई है। तो आप तो ये समझो कि भारत की जीडीपी ग्रोथ विश्व की जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है। इस लिहाज से भारत में विकास होता हुआ दिख रहा है और भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर है। फिर गरीब कल्याण और देश का कल्याण, ये कॉन्सेप्ट है। मानती है सरकार कि अगर गरीब का कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाया गया। तो जब भी गरीबी का पॉइंट पढ़ोगे तो तुमसे आपसे पूछेगा एमपीआई, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स किसे कहते हैं। तैयार रहना, 7 नंबर में एमपीआई आने वाला है। बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोगों को बाहर लाया गया, यह गरीबी के आंकड़ों में डाल देना। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता दी गई, जो ठेले लगाते हैं, तो उनको 78 लाख रुपए की सहायता दी गई है। मैं ये बोल सकता हूं कि रोजगार के लिए काम किए गए, जिन्हें स्वरोजगार कहा जाता है। तो रोजगार के पॉइंट में ये वाला डाला जा सकता है। तो ये गरीबी से संबंधित फैक्ट हो गया, ये रोजगार से संबंधित फैक्ट हो गया। आशा करता हूं ये बात समझ पा रहे हैं। युवाओं का सशक्तिकरण कैसे हुआ है? 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। युवाओं की उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना, अब पकड़ लो यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए, मुद्रा योजना में हो सकता है वो मुद्रा का फुल फॉर्म पूछ दे। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। 2 नंबर में तुमसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और फिर मुद्रा योजना के बारे में पढ़ लीजिए कि 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करा सकता है। इसके लिए 43 करोड़ रुपए की लोन की स्वीकृति हुई है, सरकार इसमें इन्वेस्ट कर देगी। अगर आप देखोगे पीएम श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। 2024 में जो बजट एस्टिमेट था वो 4,000 करोड़ था, 24-25 में से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार के आंकड़े हैं कि अगर हमने कितनी वृद्धि की है, हमारी आधारभूत संरचना कितनी आगे जा रही है, उसका उदाहरण है कि 2014 में आईआईटी, ध्यान रखना ये आईटीआई नहीं है, आईआईटी है, 2023 में बढ़कर 23 हो गई हैं। 2014 में 7 थी, 2022 में बढ़कर 22 हो गई हैं। विश्वविद्यालय 2014 में 723 थे, 23 में बढ़कर 1113 हो गए हैं। ये आंकड़े हैं, इनको एक बार आप रख लीजिए, काम आएंगे। अब किसान, अन्नदाता का कल्याण, किसान को क्या बोल रही है सरकार? अन्नदाता का कल्याण। कैसे करेगी अन्नदाता का कल्याण? तो पहले तो पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी गई। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दी गई। तीसरा, 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले NAM के तहत 1361 जो मंडियां हैं उनका समेकन किया गया। और यहाँ पर वो दिया गया है कि चावल का हमने कितना खरीद बढ़ाया है और गेहूं का कितना खरीद बढ़ाया है। तो 2023-24 में हमने लगभग 38 लाख मीट्रिक टन चावल को खरीदा है और या प्रोक्योरमेंट किया है, और 262 मीट्रिक टन 2023-24 में गेहूं को हमने खरीदा है। सबसे हाईएस्ट हमारा रहा था 2021-22 में, 2022-23 में कम रहा। यह जब कृषि के लिए हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, तो ये वाले आंकड़े इसी प्रकार से हम यूज करने वाले हैं। तो इन आंकड़ों को कहीं लिख लो, या तुम्हें पीडीएफ तो मिली गई है टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको देख सकते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए रख सकते हैं, जिसमें समावेशी विकास वाला पॉइंट आप यूज कर पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 23% से बढ़कर 37% हो गई है। और मैं ये मानता हूं कि जिस देश में महिलाओं की भागीदारी होती है, एक नोबेल पुरस्कार विजेता है एलिस, वो कहते हैं
कि यदि किसी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो उसे अपनी आधी से अधिक आबादी को घर पर नहीं बैठाना चाहिए, बल्कि साथ काम करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए अगर वो देश आगे जाना चाहता है। तो हमारी महिलाएं भी अब योगदान दे रही हैं रोजगार में। तो जब गाड़ी के दोनों पहिए घूमेंगे तो गाड़ी बहुत तेज गति से आगे जाएगी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि नारी का उत्थान हो रहा है, महिलाओं का उत्थान हो रहा है, और सरकार इसी की वजह से बोल रही है कि हम महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं। अमृत काल के लिए कार्यनीति। अब ये जो अमृत काल है 2070 तक के ही सोच रहे हैं। ये जो फैक्ट हैं, ये फैक्ट आप कहां पर यूज कर पाओगे? विकसित भारत 2047 के लिए। तो पवन ऊर्जा के लिए जो अंतर निधियन है, कोयला गैसीकरण तरलीकरण क्षमता की स्थापना करना है, ये सब जो पॉइंट आप देख रहे हो ये विकसित भारत 2047 में प्रयोग किए जा सकते हैं। आगे आते हैं, छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करी जाएगी। प्रति माह 300 यूनिट की फ्री बिजली पाने पर 1 करोड़ परिवारों को सहायता दी जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा झोल है, लगाओगे तो सहायता दी जाएगी। सब्सिडी 40% दी जाएगी, 73,000 रुपए खर्चा आएगा। अब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ठीक है, वो करना भी चाहिए और इसके फायदे भी होंगे। अब इसके फायदे हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? नवीकरणीय ऊर्जा में, भूगोल में भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। फिर इसी प्रकार से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाया जा रहा है। विकसित भारत के पॉइंट है ये सब। विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? तो ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। ये सब के सब विकसित भारत के लिए है। छाप लो, यही है विकसित भारत के लिए। हम ये वाला किसके लिए करने वाले हैं? पर्यावरण के लिए। ये वाला किसके लिए करने वाले हैं? पर्यावरण के लिए। ये वाला किसके लिए करने वाले हैं? ऊर्जा के लिए। गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्रतिशत में वृद्धि हुई है, जो अब बढ़कर हो गई है 43%। ये पॉइंट बहुत जरूरी है याद करने के लिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। अब संरचना और निवेश के लिए हमने काम किए हैं। ये पूरे के पूरे फैक्ट आपको विकसित भारत में प्रयोग करने हैं। पढ़ के सुनाने से टाइम बचेगा आपका। क्या सुनाऊं मैं पढ़ के आपको? पीडीएफ मिल ही गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गए हैं। इन फैक्टों को अप्लाई करना शुरू कर दो। अब पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो रही है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। पूंजीगत व्यय का मतलब है रोड बन रहा है, पुल बन रहा है। बाकी पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय क्या होता है उसकी तो क्लास होने वाली है, तो ये बजट तुमको और अच्छे से लिंक करेगा। फिलहाल अभी केवल बेस बनाने पर ध्यान दो। वहीं एफडीआई के अंतर प्रवाह को दोगुना करना है। एक बार एमपीपीएससी ने पूछा था कि एफडीआई का अंतर प्रवाह किसे कहते हैं, यानी कि इनवर्ड एफडीआई, भारत में आने वाली एफडीआई। तो 298 से बढ़कर 596 हो रहा है। यह भारत की इंफ्रा को मजबूती को दिखा रहा है। लोग हमारे यहाँ तभी निवेश करते हैं जब हमारी इंफ्रा मजबूत हो, पूंजीगत खर्चे ज्यादा हों। और भारत में निरंतर पूंजीगत खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कांस्टेंट रहा है पूंजीगत खर्चा। फिर इसी प्रकार से भौतिक अवसंरचना में सुधार हुआ है। 2015 से अगर हम शुरू करते हैं, नेशनल हाईवे 2022 में देखेंगे तो नेशनल हाईवे इतने बढ़ चुके हैं। कार्गो ट्रैफिक 2015 से 2022 में इतना वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट 2015 से 2022 में इतना वृद्धि हुआ है। एयरक्राफ्ट मूव 2025 तक इतना हुआ है। अब ये जो एयरक्राफ्ट मूवमेंट है, इसमें सरकार थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रही है। देखिए 2024 मार्च तक जो 700 हवाई जहाज अभी भारत में उड़ रहे हैं व्यापारिक, उसमें से 200 हवाई जहाज बंद होने वाले हैं। 200 हवाई जहाज बंद होने वाले हैं। तो वो 200 हवाई जहाज अभी मार्च में बंद हो जाएंगे। तो इसका क्या नुकसान होगा? एक तो किराया महंगे होने वाले हैं हवाई जहाज के, और आप लोग देखते भी होंगे इंडिगो फिंडिगो को लेकर विवाद बना हुआ है। इस विवाद के चलते कई यात्रियों ने हंगामा भी किए हैं एयरपोर्ट पे। तो भविष्य में हवाई यात्रा महंगी होने वाली है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स में वृद्धि हुई है, हालांकि जो परिवहन एयर में हुआ है वो 7 गुना ज्यादा हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वृद्धि है वो 2.5 गुना ज्यादा है, मतलब 5 गुना का अंतर है। तो वो पूर्ति नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से विवाद बना हुआ है। अमृत काल के लिए कार्यनीति, ये हमें से पूछा जाएगा विकसित भारत के लिए। तो हमको यही आकांक्षी जिले क्या हैं, कितने जिलों को शामिल किया गया है, ये हमको बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही उठा के अमृत काल के लिए रख देना है। विकास के लिए जो हम स्वास्थ्य के लिए योजनाएं लाए हैं वो ये उठा के रख देना है। आवास के लिए, पर्यटन के लिए जो लाए हैं उठा के रख देना है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो लेकर आए हैं वो भी इस प्रकार से हमको उठाकर यहाँ पर रख देना है। और आशा करता हूं कि आप ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे। तो ये मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है। इस पीडीएफ को आप घर पर जाकर देख लीजिए,
कर सुधार जब हम पढ़ाएंगे तो इन्हीं फैक्टों को वापस से अप्लाई करेंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो नैया पार के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जब हम टैक्स पढ़ाएंगे तो इस पर हम बात करेंगे प्रमुख रूप से कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ को जाता है। जैसे ये प्रश्न बड़ा बनेगा फैक्ट में कि भारत सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमाता है, किस वाले टैक्स से। तो जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स से 19% लिखा हुआ है, जीएसटी से 18% लिखा हुआ है, तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि इनकम टैक्स से हमारी कमाई कितनी है, फलाने से कितनी कमाई है, और सबसे ज्यादा पैसा हम कहाँ देते हैं, ब्याज भुगतान में 20%। तो इसको हम टैक्स वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे। किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है, यहाँ पर ये लिस्ट पूरा बना हुआ है। फिर प्रमुख स्कीम में किस स्कीम को कितना पैसा दिया गया है। महात्मा गांधी को देखोगे अगर 2023-24 से 2024 में बढ़ाया गया है पैसा। वहीं आयुष्मान भारत में भी बढ़ाया गया है पैसा। ठीक, सौर ऊर्जा ग्रिड में बढ़ाया गया है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से जहां जहां आप योजनाओं में देख रहे हो वहां वहां पैसा बढ़ाकर दिया गया है। अब ये जो फैक्ट हैं वो आपको ही कंप्लीट करने हैं, पर इन फैक्टों को मैं कैसे कंप्लीट कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा क्लास के साथ साथ। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लास के साथ साथ कराऊंगा। जैसे जो क्लास आएगा मैं अब आंकड़े कहाँ से उठाऊंगा, यहीं से उठाने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जो पिछला वाला आया था। जैसे भारत का 10 साल का पूरा एक ओवरव्यू है। आशा करता हूं कि मोटी मोटी बातें आप समझ पाए होंगे। चलो मिलते हैं फिर हमसे अगले वीडियो में, क्लास शुरू करेंगे नए टॉपिक के साथ।